नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक राजा के 4 बेटे आपस में झगड़ते रहते थे। राजा चिंतित रहता था कि उसके मरने के बाद आखिर उनका क्या होगा। राजा ने एक दिन चारों लड़कों को लकड़ी के एक एक टुकड़े को लेकर बुलाया और चारों से लकड़ी तोड़ने को कहा। चारों लड़कों ने एक झटके में लकड़ी तोड़ दी। फिर राजा ने 4 लकड़ी को एक रस्सी से बांध दिया। फिर उन्हें तोड़ने को कहा गया। लकड़ी नहीं टूटी। हम प्रसंग के माध्यम से राजा अपने बेटों को समझाने में कामयाब रहा कि एकता में बल है। लेकिन क्या आज के राजनेता इस बात को समझते हैं? अगर समझते हैं तो फिर आपस में लड़ते क्यों हैं? क्या इस झगड़े में भी उनका स्वार्थ छिपा है? यहाँ स्वार्थ की बात इसलिए क्योंकि सियासत में आदर्श, मूल्य और नैतिकता की बात होती है। तस्वीर नजर नहीं आती। हर साल बाढ़ और सुखाड़ की त्रासदी झेलने वाली जनता को आज 2 जून की रोटी नहीं नसीब हो रही, लेकिन उनके नुमाइंदे महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं। जमीन की बात करने वाले नेताओं के पैर जमीन पर नहीं टिकते, भले ही वो जमीन पर पैर जमाने की जुगत में लगे हों। आज हम पुरवैया डीएनए में पॉलिटिक्स के इन अलग अलग रंगों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात बिहार की सियासत की। बिहार में जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की पहली रैली हुई तो राहुल गांधी की अनुपस्थिति सवाल बन गई। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि राहुल जल्द ही बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन अब शनिवार को पश्चिमी चंपारण में होने वाली कांग्रेस उपाध्यक्ष की रैली शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में है। दरअसल लालू प्रसाद के बाद नीतीश कुमार ने भी इस रैली से किनारा कर लिया है। राजनीति में मौके का महत्व सबसे ज्यादा होता है। यहाँ सियासी दाव में जोर नहीं, सियासी दाव की टाइमिंग मायने रखती है। अगर सही वक्त पर सही फैसला ले लिया तो सियासत के सूरमा, नहीं तो पॉलिटिक्स में फेल। बिहार की सियासत के बड़े दिग्गज इन दिनों टाइमिंग के हिसाब से ही राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रहे हैं। तभी तो लालू प्रसाद के साथ से लगातार दूरी बनाकर चल रहे राहुल गांधी ने जब बिहार में रैली करने की घोषणा की तो पहले लालू फिर नीतीश ने राहुल के मंच पर आने से मना कर दिया। कांग्रेस द्वारा आयोजित चंपारण की रैली में जनता दल यू की तरफ से पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है। आरजेडी और जेडीयू को इस रैली में बुलाया गया है। ये पार्टी को तय करना है कि वो अपने किन प्रतिनिधि को भेजेंगे। किसी स्टेज पर भी लालू जी और नीतीश जी उसमें जाएंगे ऐसा तय नहीं हुआ। बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू 100 सीट पर, आरजेडी भी 100 सीट पर और कांग्रेस 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तमाम मंचों से महागठबंधन के नेता एकजुटता का दावा करते भी नजर आते हैं। लेकिन अगर कुनबे में कलह नहीं है तो फिर गलवहियां करने वाले तमाम नेता एक दूसरे के साथ मंच साझा क्यों नहीं करना चाहते? उस सब बातों का जवाब क्या है? वो तो फिर जैसे नेतृत्व तय करेंगे, जो भी जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। लंबे वक्त तक देश की गद्दी पर काबिज रहने वाली कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने का एक लंबा अनुभव है। लेकिन पिछले कई चुनावों से कांग्रेस का ये दांव बिहार में नहीं चलता है। इस बार सहयोगियों के सहारे कांग्रेस अपनी कश्ती को पार लगाने की जुगत में है, लेकिन बीच मझधार में अपने ही किनारा करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या राहुल गांधी की राह में उनके सहयोगी ही रोड़ा डाल रहे हैं? यह हम उनकी पहली रैली से लालू और नीतीश की गैर मौजूदगी के आधार पर कह रहे हैं। क्योंकि अगर लालू और नीतीश चाहे जिस कारण से भी नहीं आए, लेकिन उनके सियासी विरोधी ये मैसेज जरूर फैलाएंगे कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। विरोधी ये भी कह सकते हैं कि लालू और नीतीश के साथ राहुल की नहीं बनती। इसके अलावा उनका तर्क ये भी हो सकता है कि 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान की रैली में राहुल गांधी नहीं आए थे और इसी के चलते लालू और नीतीश राहुल की रैली में नहीं जा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से अब तक नीतीश के नहीं जाने पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन आरजेडी ने पहले ही साफ कर दिया था कि लालू व्यस्त हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनके बेटे तेजस्वी यादव राहुल के साथ मंच साझा करेंगे।
तो समझा जाता है कि फिलहाल लालू और राहुल गांधी के संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे। सितंबर 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यूपीए सरकार के उस अध्यादेश पर आपत्ति जताई थी जो दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराए जाने से बचाव के लिए था। बताया जाता है कि वह अध्यादेश आरजेडी प्रमुख की मदद के लिए लाया गया था, जिन्हें चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया। अब सवाल यह है कि क्या लालू आगे भी राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस का संगठन फिलहाल बिहार में आरजेडी और जेडीयू की तुलना में काफी कमजोर है। कांग्रेस जिन 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहां वो अपने दम पर 40 उम्मीदवार उतारने की हालत में भी नहीं है। खबर तो यह भी है कि कांग्रेस के कोटे से 10 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी के लोग चुनाव लड़ेंगे। बिहार में कांग्रेस का हालिया इतिहास बताता है कि वो दूसरे पार्टी से आए लोगों को ही बराबर टिकट देती रही है। तो अब बात गरीब राज्य के अमीर नेताओं की। बिहार की गिनती भले ही गरीब राज्यों में होती हो, लेकिन चुनाव से पहले बिहार के नेताओं में महंगी गाड़ियों को लेकर जो क्रेज दिख रहा है, उससे यह साफ पता चलता है कि जनता भले ही गरीब हो, लेकिन नेताजी का गरीबी से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। बिहार से गरीबी को भगाने के लिए विशेष पैकेज की मांग समय समय पर उठती रही है, लेकिन बिहार में नेताओं के पास चमचमाती हुई गाड़ियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अब सवाल यह है कि पिछड़ेपन और गरीबी से इन नेताओं का वास्ता क्यों नहीं पड़ता, जिस पर ये सियासत करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने नेताओं का ये हाल है। नए नेता भी जो टिकट की चाह में पटना पहुंच रहे हैं, वो अपनी हैसियत के हिसाब से गाड़ी लेकर आ रहे हैं। कुछ श्रेणी में हैं, जो कुछ लोग हैं जो कि उस तरह के, किस तरह से चलते हैं? जो भी मतलब ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी कीमती गाड़ी से चलते हैं, तो उसके लिए कुछ लोग के पास है। वैसा अनुपात नहीं है जिस तरह का मतलब हम लोग आयोग वगैरह में रिपोर्ट किया गया है बिहार के प्रति। अब नेताजी की गाड़ी है तो जरूरी नहीं कि उस पर नंबर प्लेट हो ही। अब जरा इस चमचमाती काली स्कॉर्पियो को ही देखिए, न आगे न पीछे कहीं भी नंबर प्लेट नहीं है और बेरोक टोक गाड़ी कहीं भी आ जा रही है। पटना में बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में घूमना कई नेता अपनी शान समझते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि नेताजी की कमाई कहीं और से होती है। तो देखिए, वो तो अलग बात है कि पूंजी का ध्रुवीकरण हुआ है, केंद्रीकरण हुआ है। कुछ पूंजी कुछ खास लोगों के हाथ में, वो अलग बात है। नेता लोग के हाथ में नहीं, केवल नेता की नेता है, पदाधिकारी हैं, व्यवसायी है, केवल नेता लोग के हाथ में नहीं, ये अलग बात है। लेकिन जो राजनीति करता है वो कहीं ना कहीं से कोई व्यवसाय भी करता है। राजनीति में कड़क खादी का कुर्ता और महंगी गाड़ियां स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं। गाड़ी जितनी महंगी, नेताजी का कद भी उतना ही बड़ा समझा जाता है। लेकिन जो नेता बिहार को गरीब बताते हैं, उन पर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि नेताजी की आमदनी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जनता की आमदनी आखिर क्यों नहीं बढ़ती? रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो जाहिर है कि पूंजी का ध्रुवीकरण हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पूंजी कुछ चंद हाथों में ही अभी तक क्यों सिमटी है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि हमारे नेता कैसे हैं। महंगी गाड़ियों में चलना, 5 स्टार होटल में ठहरना, महंगे कपड़े पहनना और अपनी सुविधा के हिसाब से कानून को तोड़ना अब उनकी आदत में शुमार हो गया है। नेता और आम आदमी के बीच कितनी खाई है, ये बताती है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको भी चौंकाने वाले आंकड़े का पता चलेगा। इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो साल 2010 से 2014 के बीच बिहार के मंत्रियों की संपत्ति करीब 75% बढ़ी। इसका औसत वृद्धि निकाला गया है तो 58 लाख आया है, यानी कि 4 साल में एक मंत्री की औसत संपत्ति 58 लाख रुपए बढ़ गई। साल 2010 में मंत्रियों की औसत संपत्ति 78 लाख थी, जो 2014 में बढ़कर 1 करोड़ 36 लाख हो गई।
और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नुमाइंदों का, रहनुमाओं का संपत्ति का आंकड़ा इस कदर बढ़ रहा होगा तो किस तरीके से एक सादगी का मैसेज जो राजनीति में दिया जाता है, मूल्यों की बात की जाती है, उन आदर्शों की बात की जाती है जो आज़ादी की लड़ाई से पहले और उसके बाद अब तक की जाती है। और ऐसे में जब चुनाव है, जब जनता के बीच जाना है और वहाँ पर जनता के बीच जाकर वोटरों से तमाम वादे और दावे करने हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की तड़क भड़क और इस तरह का स्टेटस सिंबल की पॉलिटिक्स कितना कुछ असर डाल सकती है। अब अगर हम बात करें बिहार के गरीब जनता की, तो 2013-14 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2004-05 के स्थिर मूल्य पर 1,75,000 करोड़ था। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति आय 17,294 रुपये सालाना, यानी कि 1,441 रुपये महीना थी। इसके बाद ग्रोथ रेट मापने का पैमाना बदल गया और जो वर्तमान में मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो 3 रुपये यानी 3,43 करोड़ अनुमानित रहा। इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय 33,954 रुपये रही, यानी कि 2,829 रुपये महीना। यहाँ ये साफ होता है कि पिछले 10 सालों में आम जनता की प्रतिमाह आय में केवल 1,400 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि 4 साल के अंदर मंत्रियों की संपत्ति करीब 58 लाख रुपए बढ़ गई। तो एक तरफ गरीब जनता गरीब बनी हुई है और दूसरी तरफ जो नुमाइंदों की संपत्ति है वह लगातार बढ़ती जा रही है और आंकड़ा करोड़ों में देखने को मिलता है। तो चलिए आइए अब आपको हम ये दिखाते हैं कि आज की तारीख में बिहार कहाँ पर है। तो बिहार के 3,58 लाख की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। ये आंकड़ा 1/3 का है, यानी 1/3 जनता आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। बिहार में यूपी के बाद सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। राजमार्ग और शौचालय जैसे मामलों में भी दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार काफी पीछे है। बिहार में 4.9% राजकीय राजमार्ग हैं, जबकि यह जनसंख्या में 8.6% का योगदान करती है। बिहार के गांवों में 98% घरों में शौचालय नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आंकड़ा कितना भयावह है। 98% घरों में शौचालय नहीं है, जो EAG राज्यों में सबसे ज्यादा है। और स्वच्छ भारत अभियान के उपलब्धि संबंधी आंकड़ों के मुताबिक बिहार के गांवों में कुल 1.68 करोड़ घर हैं, जबकि इनमें से 1.64 करोड़ घरों में शौचालय नहीं है। यानी कि इतने साल बीतने के बाद भी अभी मात्र नाम मात्र के घरों में शौचालय बन पाया है। और ये जो आंकड़े हैं वो हमारी गरीबी को, हमारी बदहाली को और हमारी बेबसी को दिखाते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनकी संपत्ति का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जबकि बिहार बेबसी और बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। यह है वर्तमान राजनीति का चेहरा, जहां गरीबों के नुमाइंदे अमीर होते जा रहे हैं और गरीब, उनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विश्लेषण में हमने आपको कुछ तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। अब आप ही उन तस्वीरों पर विचार करिए कि क्या ये तस्वीर एक लोकतंत्र के लिए, एक लोकशाही के पैमानों पर खरी उतरती हैं और अमीर और गरीबी का ये आंकड़ा किस कदर भयानक है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद पुरवैया DNA में अब बात झारखंड की। अलग झारखंड राज्य गठन के साथ झारखंड को कुछ परेशानियां उसे विरासत में मिली। विस्थापन और पुनर्वास उसमें से एक है। 58 दिन बाद राज्य अपना 16वां स्थापना दिवस मनाएगा, लेकिन झारखंड अब भी विस्थापन और पुनर्वास की आग में जल रहा है। राजनीतिक अस्थिरता कहें या सियासत चमकाने की चाल, इस मुद्दे के हल को लेकर किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। सरकार को यह मुद्दा मधुमक्खी का छत्ता नजर आता है, जिस कारण वो इसमें हाथ लगाने से परहेज करती है। तो वही विपक्ष इस मुद्दे को रगड़कर अपनी राजनीति की धार को तेज करता है। HEC के विस्थापितों के मामले में शायद यही हो रहा है।
हमको तो ठेको दिखा देगा, इसलिए कि हमारा जमीन को तो लूट रहा है, लूट लिया है तो क्या करेंगे हम लोग। जमीन की जंग, जमीन पर राजनीति, तो इसलिए बनाएगा कि वो अपना बाल बच्चा को पोसेगा। हमको तो ठेको दिखा देगा, इसलिए कि हमारा जमीन को तो लूट रहा है, लूट लिया है तो क्या करेंगे हम लोग। राइफल दिखाकर हम लोग को जमीन लूटता है तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ जोड़ के दे देते हैं, जाओ ले रे खाओ रे। सरकार तो हम लोग का इस तरह से है कि सब गरीब को तो मोड़ा रहा है, भूखे मर रहे हैं, हम लोग चेहरा भी बता रहा है कि भूखे मर रहे हैं, चेहरा भी बता रहा है। सुना आपने, ये उस विस्थापित का दर्द है जिसकी जमीन वर्षों पहले सरकार ने विकास के नाम पर नाप ली थी। उसी अधिग्रहित जमीन के एक हिस्से पर एचईसी कारखाना खड़ा है। विस्थापितों का आरोप है कि न बेहतर रूप से उनका पुनर्वास हुआ और न ही उन्हें दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। जो जमीन वर्षों से खाली थी, उस पर रैयत खेती कर रहे थे। उस खाली जमीन को सरकार अपना बता रही है और उस पर विधानसभा, IIM, IIIT, ग्रेटर रांची जैसी परियोजना खड़ा करना चाहती है। जमीन रहेगा तो हम लोग खाएंगे उससे और हम लोग उसे जीवन बसर करेंगे, और जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। वो तो बोलती है खाली, वो देती नहीं है, करती नहीं है सरकार। इसीलिए हम लोग उसको जमीन देना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो तो कह रही है कि जब एचईसी की स्थापना हुई थी उसी वक्त अधिग्रहण हुआ था, उसी अधिग्रहित जमीन पर वो लोग ये बसा रहे हैं। वो किया है, लेकिन हम लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो जबरदस्ती है। उस सरकार के पास में बंदूक है, पुलिस है, रिवॉल्वर है, हम लोग के पास में कुछ नहीं है। हम लोग आम जनता, हम लोग हाथ है, पैर है, हम लोग उससे लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वो अपने से बेदखल कर रहा। हम लोग जमीन, हम लोग का जमीन हम लोग देंगे ही नहीं। झारखंड में जमीन अधिग्रहण से जुड़े कई विवाद हैं। पूरे राज्य में दर्जनों आंदोलन चल रहे हैं, जिसे सरकार के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश हो रही है। इस मुहिम में न सिर्फ झारखंड के क्षेत्रीय दल जुटे हैं, बल्कि कांग्रेस भी विस्थापितों के समर्थन में उतर आई है। प्रदेश कांग्रेस इस आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाना चाहती है। ऐसे तय करने से थोड़ी होगा, जब कानून बन चुका है और कानून बनने के बाद आप ये बात कर रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं कहे? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने पहले से तय कर दिया था, इसलिए पीछे हटने का सवाल नहीं है। नहीं, उसके लिए वो फिर से विस्थापन करने की प्रक्रिया शुरू करें। कानूनन जमीन विस्थापितों को पहले दें, फिर विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करें। आने वाले दिनों में बिल्कुल सरकार का ये रुख रहा तो आने वाले दिन में यहाँ जमीन की जंग और तेज होगी और विस्फोटक हालात होंगे। लोग सड़कों पर उतर आएंगे और जिस तरह से अध्यादेश इनको जन दबाव में वापस लेना पड़ा है, यहाँ पर भी जन दबाव में इनको सारे अपने फैसले उलटने पड़ेंगे और उनको वही करना पड़ेगा जो कानून सम्मत है, जो 2013 का लॉ बोलता है, वही इनको करना पड़ेगा। ये गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को दबाकर यहाँ कोई विकास के काम और IIIT और डेवलपमेंट के सारे काम और बड़े इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते हैं। झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता, लचर विस्थापन और ढुलमुल पुनर्वास नीतियों के चलते विस्थापितों का जीवन दूभर हो गया है। वे दाने दाने को मोहताज हैं। अब तक किसी भी सरकार ने ईमानदारी से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश नहीं की। हाँ, विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे पर सियासी पार्टियों ने जरूर आवाज उठाई। भारत सरकार ने भले ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस ले लिया हो, लेकिन झारखंड में जमीन की जंग और ज्यादा तेज हो चुकी है। आलम यह है कि इन आंदोलनों को न सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी बल्कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है, जो रघुवर सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो रांची में अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को जमीन पर उतरना पड़ रहा है, संघर्ष हो रहा है। इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पुरवैया DNA और हम आपको बता दें कि 1960 में रांची के एचईसी के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 1971-72 तक जारी रही। इस दौरान सरकार की ओर से 32 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया।
12 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जबकि 20 गांवों की जमीन पर एचईसी ने कोई दखल नहीं दिया। यानी पिछले 55 साल से 20 गांवों की जमीन खाली है, जिस पर ग्रामीण अब खेती कर रहे हैं। लगातार सालों से वहां पर खेती का सिलसिला जारी है। अब एचईसी के विस्थापित सरकार से नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर अधिग्रहण किए जाने पर जमीन का उपयोग 5 साल तक नहीं किया जाता है तो इसका फिर से अधिग्रहण किया जाएगा। विस्थापितों का कहना है कि उन्हें इस हिसाब से लाभ मिलना चाहिए, उन्हें लाभ देना चाहिए, क्योंकि कानून पास हो चुका है। 16 जुलाई 2015 को सीएम रघुवर दास ने उन्होंने कहा था कि झारखंड में जमीन अधिग्रहण के लिए नई नियमावली लागू कर दी गई है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसानों की जमीन अधिग्रहित होगी तो मुआवजे के तौर पर बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक भुगतान किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य से 2 गुनी राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया। इसके अलावा पुनर्वास के भी कारगर उपाय किए गए। लेकिन सरकार की इस घोषणा के बाद राज्य में विस्थापितों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष इस आंदोलन की आग में घी डाल रहा है और इसके बहाने राज्य में खिसकती जमीन को वापस पाने की कवायद में जुटा हुआ है। झारखंड में कांग्रेस की ताकत लगातार कम हुई है, उसका जनाधार खिसक रहा है। कांग्रेस झारखंड ही नहीं, देश भर में भी इस तरह के मुद्दों को हाथों हाथ ले रही है। अब देखिए, इसी महीने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उड़ीसा का दौरा कर चुके हैं। वहां वे किसान बचाओ मार्च में शामिल हुए। पश्चिम उड़ीसा में किसान बदहाल हैं और यहां किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ गई है। राज्य में जमीन की तलाश कर रही कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाया। ठीक यही फॉर्मूला पार्टी झारखंड में भी अपना रही है। अब सवाल यह है कि क्या इन मामलों का हल इस तरीके की राजनीति से होगा? जरूरत है सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर आम आदमी के पक्ष में फैसला लेने की, ताकि किसी को भी अपनी जमीन बचाने के लिए वापस जमीन में उतरकर लड़ाई न करनी पड़े। इसी के साथ पुरवैया डीएनए में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।